गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से सेकंड चैप्टर के कुछ बचे हुए अंश लेते हैं। 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, एक जनसंख्या घनत्व और उसको प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा हमने किया जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप बुक में पढ़िए, आप बुक की लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश कीजिए। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट तो चेंज हो जाता है। आप छोटा करते हो बड़े में भी आ सकता है, आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हो वो छोटे क्वेश्चंस में चेंज हो जाता है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ वो है जनसंख्या वृद्धि। तुम्हारी बुक में पेज नंबर 10 और 11 पे जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताया गया है। टेबल एक बॉक्स भी दिया है, उसमें भी बताया है। तो सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि है क्या? अधिकतर बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्ट है कि वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि यानी बढ़ोतरी, जबकि एक्चुअल में जनसंख्या वृद्धि है 2 समय अवधि के मध्य जनसंख्या में परिवर्तन। अब जब परिवर्तन है, इट में बी नेगेटिव, इट में बी पॉजिटिव। समझे ना? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी जनसंख्या लगातार बढ़ भी सकती है और जनसंख्या कम भी हो सकती है। तो इसमें 2 समय अवधि ज़रूर लिखिए, क्योंकि अंतर जब भी हम करते हैं, कंपैरिजन जब भी किया जाता है, वो 2 समय बिंदुओं के मध्य किया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि हुई किसी भी 2 समय बिंदुओं के अंतराल में, जो भी परिवर्तन जनसंख्या में आता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। क्लियर? अब तुम्हारे बॉक्स में जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि बताई है। पहले है जनसंख्या की वृद्धि, फिर है वृद्धि दर। वृद्धि आपको समझ आ गई होगी, और इस परिवर्तन को जब हम प्रतिशत में करते हैं तो वो वृद्धि दर कहलाती है ना? परसेंटेज कहते हैं उसको। नेक्स्ट है जनसंख्या की वृद्धि दर। तो वृद्धि दर के लिए आपको पता ही है कि 2 समय बिंदुओं के बीच में जितनी भी वृद्धि हुई, जब हम उसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो वो कहलाती है जनसंख्या की वृद्धि दर। अब 2 और दिए हैं इसमें, एक प्राकृतिक वृद्धि दी है, एक वास्तविक वृद्धि दी है। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल क्या है? जन्म और मृत्यु। ठीक है? तो जितना जन्म लिया, यानी जो हमारी जन्म दर है, या जन्म लेने वालों की संख्या में से जब हम मरने वालों की संख्या घटा देते हैं, तो जो भी बचता है वो हमारी वृद्धि होती है। उसको आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगी आपकी वृद्धि दर। ये तो नेचुरल है। अब वास्तविक वृद्धि दर निकालनी है तो आप पहले जन्म दर में से मृत्यु दर माइनस कीजिए, उसके बाद उसमें क्या प्लस करोगे? आने वाले और जाने वालों का जो माइनस करके टोटल आता है। आने वाले और जाने वाले मतलब अप्रवासी और उत्प्रवासी। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जितने भी राज्यों से लोग आए उनको रखिए। फिर हमारे दिल्ली राज्य से अलग अलग राज्यों में जितने भी लोग गए उसको माइनस करेंगे। मान लो 100 और -50 हुआ तो 50 बच गए। इन 50 को हम जन्म और मृत्यु दर के बाद जो टोटल आता है उसमें प्लस कर देंगे। यानी जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। ठीक है? तो ये आपका जो है वो आ जाएगा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। यानी अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि और प्राकृतिक वृद्धि में अंतर बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, फिर नेचुरल, और जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है उसको आप डिफाइन कर देंगे। एंड अगर आप उसको एग्जाम्पल से समझाते हैं दैट विल बी मच बेटर। नेक्स्ट आता है जनसंख्या की धनात्मक यानी प्लस, और ऋणात्मक यानी माइनस। वैसे तो 1921 के बाद हमारी जनसंख्या कभी घटी ही नहीं,
इतना अच्छा हमारा डेटा है, बार हमेशा हाई जाता है, कभी लो हुआ ही नहीं है। चाहे वो कोरोना आया हो, चाहे कुछ भी आया हो, वो कभी भी लो नहीं हुआ। तो अब धनात्मक वृद्धि का मतलब है लगातार जनसंख्या का बढ़ना, और ऋणात्मक का मतलब होता है जिस ईयर में जनसंख्या थोड़ी कम हो गई। अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो आपको समझ आएगा, बुक में लिखा है धनात्मक वृद्धि तब होती है जब दो समय अंतरालों में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। नेचुरल है, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, मरने वाले लोगों की संख्या कम है, तो जो वृद्धि दर है वो लगातार हो रही है। अगर 1000 लोग, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1000 लोग जन्म ले रहे हैं और सिर्फ 70, 80 या 100 लोग मर रहे हैं, तो 900 लोग बढ़ रहे हैं। ये वृद्धि दर हो गई। अब ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता है, यदि दो समय अंतरालों के मध्य में जनसंख्या कम हो जाए, यानी अगर 1000 लोग जन्म ले रहे हैं तो 1100 लोग मर रहे हैं, 100 लोग और एक्स्ट्रा माइनस हो गए। और ज़्यादातर आप विकसित राष्ट्रों में देखेंगे या तो पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो चुकी है, यानी जितनी है उतनी ही रहती है, और या वो लगातार नेगेटिव ग्रोथ रेट को जा रही है, यानी वहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि दर हो रही है। लेकिन एशियन कंट्रीज़ जो हैं, भारत हो गया, चीन हो गया, अब तो हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 हो गए, तो भारत हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये ज़्यादातर जितने भी देश हैं, यहाँ पॉपुलेशन की धनात्मक वृद्धि दर देखी जाती है। हाँ, कई यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में आप देख सकते हो कई जगह पे जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट नेगेटिव है। क्लियर हो गया? तो ये एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका। हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में वो करते क्या हैं, कई शॉर्ट क्वेश्चंस को जोड़ देते हैं, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आए कहाँ से, लॉन्ग क्वेश्चन में से ही आए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए, लेसन भी जब पढ़ते हो लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़ोर ज़्यादा दो, और उसी में से आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हो। मैंने देखा है बच्चे थोड़े को ज़्यादा बनाना कम जानते हैं, है ना, या तो भूल जाते हैं फिर उनसे बनता नहीं है। तो कोशिश करो आंसर को समझ के उसको अपने शब्दों में लिखो, बट मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। जो भी क्लैरिफाई, जो भी आंसर लिखो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो आपके आंसर को क्लैरिफाई करना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, इसी क्वेश्चन में वो ऐड करके बना सकता है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या हैं, किन कारणों से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। 2 कारण आपको अब तक समझ आ गए होंगे, जन्म दर और मृत्यु दर। जहां आपकी बुक में लिखा है अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, है ना, क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। ये आपको डिफाइन भी किया गया है कि जो अशोधित जन्म दर है वो वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को टोटल जनसंख्या से जब हम भाग करते हैं और 1000 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जन्म दर आ जाती है, और अगर मरने वालों की संख्या ऊपर आती है तो वो मृत्यु दर आ जाती है। अशोधित इसलिए है कि करेक्ट डेटा फॉर्म नहीं होता है कई बार क्या, ज़्यादातर हमारी कंट्री में तो करेक्ट डेटा आता ही नहीं है, कईयों को पता ही नहीं चलता कहाँ जन्म कम हो रहा है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, और मृत्यु भी है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसीलिए आप इसको अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। अब एक कारण और है, और वो है प्रवास। छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो, एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना। कई बच्चे लिखते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना। बेटा, स्कूल से घर और घर से स्कूल भी जा रहे हो, मार्केट से घर, घर से मार्केट भी जा रहे हो, है ना, वो प्रवास नहीं कहलाता है। कहीं जाकर बसना प्रवास कहलाता है। और प्रवास में 2 आते हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप्रवास यानी आना,
मुंबई से कोई दिल्ली आया, आप्रवास हो गया। उत्प्रवास यानी जाना, तो दिल्ली से कोई मुंबई चला गया, है ना। एक ही व्यक्ति एक जगह के लिए आप्रवासी भी हो सकता है, दूसरी जगह के लिए उत्प्रवासी भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा इसको 2 मिनट लगा के समझेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं दिल्ली से महाराष्ट्र चली गई, महाराष्ट्र के लिए मैं आप्रवासी हो गई, लेकिन दिल्ली से मैंने उत्प्रवास किया। क्लियर हो गया, है ना। तुम्हारी बुक में देखो क्या लिखा है। आप्रवास प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, और उत्प्रवास प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब इसको आप अपने आप क्लैरिफाई कर सकते हो अगर आपका लैंग्वेज पे कमांड है। आपको सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए कि आ माने आना, कोई हमारे यहाँ आया तो वो अप्रवासी हो गया, कोई यहाँ से गया तो वो उत्प्रवासी हो गया। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया है कि प्रवास जो है ना वो स्थायी भी हो सकता है, वो मौसमी भी हो सकता है, वो अस्थायी भी हो सकता है। अस्थायी का मतलब क्या हुआ, थोड़े टाइम के लिए आपकी ट्रांसफ़र हो गई जॉब, आप वहाँ चले गए, फिर आप वहाँ से ट्रांसफ़र होके वापस आ गए। स्थायी ऐसे होती है कि परमानेंट चले गए, हम वहीं शिफ्ट कर लिया हमने। मौसमी ऐसे हो सकती है, मान लो किसी के कोई खेत वेत हैं वो चला जाता है वहाँ। मौसमी इस तरह से भी हो सकती है, किसी ख़ास मौसम में। अब दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, अगर किसी का मकान है कहीं HP उत्तराखंड में कहीं भी है, साउथ में है, वो वहाँ शिफ्ट हो जाता है 6 महीने के लिए, मौसम के अनुसार अपनी शिफ्टिंग कर लेता है, तो वो अस्थायी तौर पे चला गया। तो इस तरह से प्रवास अलग अलग हो सकता है। अब अगर इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया जाए तो वो इस तरह से होगा, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख या जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक क्या हैं, है ना। फिर उसके साथ ही आप्रवास और उत्प्रवास को समझाइए। या एक और क्वेश्चन बन सकता है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख 2 प्रकारों को समझाइए और इसके घटकों का भी वर्णन कीजिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में वो जोड़ता जाता है, शॉर्ट में उसने एक हटा लिया, एक कम कर दिया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। मेरे ख्याल से इस लेसन में से यही मेन क्वेश्चन है। बाकी एक बार एक क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर पेज से जो बॉक्स बना है उस पर भी आया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की, बट इट्स अ जनरल क्वेश्चन। देखो, विज्ञान खोजें करेगा, मृत्यु दर पे कंट्रोल होगा। मृत्यु दर कम हो जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि नेचुरल होगी। प्रौद्योगिकी से भी नई नई दवाइयाँ बनेंगी। अब ये बॉडी में हर जगह ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी हो जाती है ना, ये सब टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है। इसके कारण जहाँ पहले आदमी को ये भी नहीं पता चलता था कि मृत्यु हो गई तो कैसे हुई, आज हमें ये भी पता है कि बीमारी क्या है, उसकी रोकथाम क्या है। रोकथाम और इलाज 2 अलग अलग चीज़ें हैं। रोकथाम है जैसे बच्चा पैदा होता है उसको पहले ही डिप्थीरिया, काली खांसी, BCG और ना जाने कितने इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, वो है बीमारियों से रोकथाम। जैसे हमें कोरोना के इंजेक्शन लगे थे, हम कोरोना की चपेट में ना आए तो वो वायरस पहले ही हमारे अंदर चला गया, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाया। और इन सब रीजंस के कारण हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है। फिर इसमें जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां भी हैं। ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में मैंने तुम्हें बताया असेंडिंग ट्रेंड है, कहीं भी डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। वो अब देखने में मिल रहा है 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान कि कई देशों में जनसंख्या की धनात्मक नहीं ऋणात्मक वृद्धि हुई है, यानी घटा है। तो इस लेसन को आप थोरोली पढ़िए और इसमें जनसंख्या की वृद्धि के
कारण भी पूछे जा सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक परिणाम भी पूछे जा सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि के सकारात्मक परिणाम भी पूछे जा सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि 12th क्लास में ये जनरल क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकते हो। नकारात्मक परिणाम तो तुम हर जगह से इकट्ठा कर सकते हो, स्कूल से, कॉलेज से, रोज़गार से, राशन की दुकान से, किसी टूरिस्ट स्पॉट से, किसी मॉल में, सब जगह लाइनें लगी हुई हैं। जहाँ से हमने पैसे दे के सामान लेना है वहाँ भी लाइनें लगी हैं, है ना। किसी का नंबर नहीं आता है, किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी को मेडिसिन नहीं मिलती है। ये सब नकारात्मक परिणाम है। लेकिन सकारात्मक भी सोचिए, हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और उसके साथ साथ बुक को थॉरली पढ़ के आप इसमें से 1 वर्ड वाले या 1 नंबर वाले क्वेश्चंस खुद भी बना सकते हैं। जब बच्चे पढ़ते हैं उनको समझ में आता है कौन से क्वेश्चन है, साथ साथ उनके आंसर लिखते चले जाओ, आपकी रिवीजन होती चली जाएगी और आपका एक लेसन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी और आपको समझ में आया होगा। तो हमेशा जो मैं लास्ट में बोलती हूँ, मुस्कुराओ, हंसो। क्यों हंसो? क्योंकि तुम भविष्य के चिराग हो, भविष्य को जगाने वाले हो और तुम्हारा भविष्य कामयाबी की ओर तुम्हें ले जाए। इन्हीं बातों के साथ आज का ये लेसन यहीं समाप्त। कल नेक्स्ट लेसन करेंगे, देखते हैं उसमें क्या और तथ्य निकल के आते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, टेक केयर।